बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मरीम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में जो अपील दायर कर रखी है उसका जवाब नैब ने दाखिल कर दिया है और उन्होंने मुख्तलिफ इतराज़ात जो हैं वो तो ज़ाहिर कानूनी निकात उठाए हैं, लेकिन एक नुकता उन्होंने ये भी उठाया है कि मरीम नवाज ने एजाज़ुल एहसन साहब जो उस वक्त निगरान जज मुकर्रर किए गए थे एवनफील्ड रेफरेंस की समात के हवाले से एहतसाब अदालत पर चेक रखने के लिए, उन पर जो मरीम नवाज का एतराज़ है वो तो हिने अदालत के ज़ुमरा में आता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट ने एजाज़ुल एहसन साहब को निगरान जज मुकर्रर किया था। ये बहरहाल बातें हो रही हैं कि जनाब अदालतों को मैनेज किया गया 2018 के इलेक्शन के हवाले से और मुख्तलिफ लोगों को बाहर रखने के लिए, नून लीगियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अदालतें किस तरह मैनेज की गई। इस पर कुछ बातों का मैं ऐनी शहाद दूँ और हार्सिस मौत से सुनी हुई कुछ बातें हैं कि अदालतों को कैसे वो इस्तेमाल किया गया, इस पर बात करेंगे। और फिर एक शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात कैसे हैं आपस में, क्या वाक़तन वो नए जो हैं कायद नून लीग के, उसके लिए कोई अंदर खाते मरीम और शहबाज शरीफ में चल रही है। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने क्यों इजाज़त दी थी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की, इस हवाले से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जनाब, और एक अहम बात कि नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन में बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी एक सवाल की तलाश है जो पाकिस्तान की मुक़तदरा और आने वाली हुकूमत के हवाले से, वो किस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं और इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जनाब मरीम नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त है, अपील है एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें सज़ा हुई है और सफदर साहब को भी, नवाज शरीफ को तो खैर है ही, उनकी अपीलें हैं, वो बेल पे हैं, फैसले मुअत्तल हैं। एहतसाब अदालत के बशीर साहब जज थे जिन्होंने सज़ा सुनाई थी और आपके इल्म में होगा कि वो उस वक्त एक आर्मी अफसर जो हैं फैसला सुनाने से पहले अदालत से निकलते हुए उनकी वीडियो टीवी चैनल ने दिखाई एक ने, और उनसे पूछा भी गया कि आप क्या करने आए हैं। ये सवालात तो उठते हैं। और फिर जो निगरान जज वाली मिसाल है, ये पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही हुक्म पर अमल दरामद के लिए उसी बेंच के एक रुकन को मुकर्रर कर दे जो पनामा में सज़ा दे रहे हैं। यानी एक जहन बना हुआ है अदालत का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और फिर वो जब भेजते हैं मामला अदालत में तो एहतसाब अदालत में रेफरेंस बन के आता है JIT की रिपोर्ट के नतीजे में, तो फिर वो उनको एक निगरान जज चाहिए ताकि जल्द से जल्द सज़ा हो। मेरे ख्याल 2 या 3 मरतबा उसमें एक्सटेंशन हुई थी। वो जो मुद्दत मुकर्रर की थी, मियाद मुकर्रर की थी अदालत ने, उस मुद्दत के अंदर फैसला नहीं हो सका था। बशीर साहब जो हैं जज, वो नहीं कर सके थे, तो फिर दोबारा बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। ऐसा बहुत कम होता है कि अदालत कोई टाइम भी मुकर्रर कर दे कि जनाब इतनी देर के अंदर अंदर फ़लाँ तारीख तक इसका फ़ैसला सुना देना आपने हर हाल में। उसमें गवाहियाँ होती हैं। अदालत को इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये तयशुदा असूल है पूरी दुनिया में इंसाफ का। ये नहीं कि प्रेशर के तहत जल्दी सारा काम करें, वो तो फिर अल्लाह मालिक होता है इंसाफ का, और जो भी होता है ज़ाहिर है उससे साफ पता लग रहा था कि जल्दी है किसी को कि ये फ़ैसला जल्दी इनको सज़ाएँ हो जाएं। उसमें बहुत सारे सुकम हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे उसमें निकात जो हैं उठाए हुए हैं, और फिर जो इनकी बेल शेल का मामला था, ज़मानत का जो इशू था मरीम और नवाज शरीफ की, उसमें भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जिनके जवाब जो हैं, तो अगर के बेल का जो फ़ैसला होता है वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी अदालत में बतौर रेफरेंस, लेकिन फिर भी उसमें सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं। अब ये अदालतों को मैनेज करने का तरीका क्या होता है? अगर जज साहब का मूड ये लग रहा है, ज़ाहिर है वो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं, उनको पता होता है कि जनाब जज साहब का मूड जो है ये किस तरफ जा रहा है, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हैं, हमारी बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे। इसकी मैं 2-3 मिसालें आपके सामने वो मैं पेश करूँगा, लेकिन पहले वो जो निगरान जज थे एजाज़ुल एहसन साहब, उनके हवाले से कि
ये इन्होंने, आपको याद होगा पनामा केस जब चल रहा था तो वहाँ ये मामला चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही थी नवाज शरीफ को, लेकिन वो कहीं कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उनकी करप्शन उस तरह सामने नहीं आ रही थी। फिर GIT बनानी पड़ी, फिर अकामा निकाला गया, फिर बेटे से जो तनख्वाह नहीं ले रहे थे उसकी बुनियाद पर उनको कहा गया जनाब अपने साथ छुपाया इन्होंने, और ताहयात नहर, याद है आपको, एजाज अली हसन साहब उस बेंच में शामिल थे। उस बेंच ने ये हुक्म दिया था कि हदेबिया मिल्स वाला जो केस है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कर दिया था, नैब को रोक दिया था कार्रवाई से, ख़त्म कर दिया था कि एक दफ़ा जो केस ख़त्म हो जाए उसको दोबारा नहीं खोला जा सकता, इंक्वायरी जो बंद हो जाए। तो जनाब लेकिन वो अपील नहीं की थी नैब ने सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने ये कहा हदैबिया मिल्स वाले केस को ये अपील करें आप सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने कहा जी टाइम बाद हो गया। उन्होंने कहा नहीं असी कहने करो तो अपील कर दी। वो जिस बेंच में लगा उस बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ना अब इतनी देर बाद तुम एक तलवार लटका के रख दो मुलजमाते सियासतदाना थे, जो फैसला करना तो जल्दी करें, ये 2002 का मामला है और आप 2016-17 में लेके आ गए हमारे पास। तो उन्होंने, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हुए 3-4 साल गुजर चुके हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं खुल सकता, वो बंद रहा। अब उसके बाद वकास कदीर डार साहब जो थे वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। वो लाहौर में एक शादी होती है और इसके गवाह जो हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं जो अब रिटायर हो गए। उनकी गवाही की अगर ज़रूरत पड़ेगी और अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मे भी वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाएं। ये मुझे नहीं पता कि वो तैयार होते हैं या नहीं। बहरहाल वो भी उस वाक़या के गवाह हैं, एनी शाहद हैं। वो जनाब वहाँ वो वकास कदीर डार साहब भी उस शादी में शरीक थे। वो जज साहब जो हैं उनकी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनके बेटे या बेटी की शादी थी। तो एजाज अली हसन साहब ने वकास कदीर डार पर चढ़ाई कर दी कि केस ऐसे लड़ा जाता है, ये तुम लोगों ने सही केस लड़ा ही नहीं, ये तुम्हारी बदनीयती थी कि तुम लोग चाहते ही नहीं थे केस रीओपन हो हदैबिया मिल्स वाला। वो कहते हैं हदैबिया मिल्स वाले केस में मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सारी चीज़ें चूज़े हैं। तो वो जनाब वो बेचारे फिर क्या करते वकास कदीर डार साहब। एक जज साहब जो हैं वो एनी शाहद हैं इसके, ये मैं बता रहा हूँ। फिर उनकी कोई हामिद खान साहब से भी बात हुई, वो हामिद खान साहब बता सकते हैं। उसमें भी कुछ बातें ऐसी थी कि जनाब सजाएँ देने वाली इनको भी, और फिर जरदारी लोगों को पकड़ने की कोई इस तरह की बादशाह। एक वाक़या तो ये है जो हार्सस मौत से मैंने सुना हुआ है और वकास कदीर डार साहब ने मुझे बताया था, और उन्होंने उन जज साहब के बारे में बताया था जो एनी शाहद थे। फिर मैंने उन जो जज साहब हैं उनसे इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और उन्होंने कहा ये गलत हुआ था। ये एक शादी की तकरीब में ये तुक ही नहीं बनता था एक जज का कि एक केस के बारे में डिस्कशन करें और प्रोसिक्यूटर जनरल को डांट डपट करें। एक बात ये हो गई। फिर आपको याद होगा कि एक एहतसाब अदालत के जब बड़े अपराइट आदमी अमीर मोहम्मद खान साहब, उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का जो नैब को एक रिमांड देने से इनकार कर दिया था। इन्होंने रिमांड मांगा था लेकिन उन्होंने जुडिशल कर दिया था दोनों को। अमीर मोहम्मद खान साहब एहतसाब अदालत के जज थे। ये चौधरी शुगर मिल्स वाली केस की मैं बात कर रहा हूँ। जुडिशल अगर कर दिया फिर ही ज़मानत हो सकती थी ना। अगर नैब की कस्टडी में रहते फिर तो ज़मानत ही नहीं हो सकती थी। उसमें फिर मरीम की ज़मानत हो गई थी बाद उस गिरफ्तारी, और लेकिन 7 करोड़ रुपया उन्होंने वो भी साथ रखवाया था नकद कि जनाब ये भी आप रखें क्योंकि आप पर 7 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो भी इस तरह का इल्ज़ाम मलजूम था, आपके खाते में भी 7 करोड़ डाला हुआ है। बड़ी यानी कि वो एक सख्त शर्त थी। तो वो उन्होंने जनाब वो नवाज शरीफ की बीमारी की बना पर बेल हो गई थी। अमीर मोहम्मद खान साहब फिर जब हमज़ा और शहबाज वाले केस आए, अमीर मोहम्मद खान एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे, सीनियर मोस्ट जज थे, वही फैसले करते थे कि किस अदालत में कौन सा मुकदमा जाएगा। तो उन्होंने जो इनका रिमांड शमांड का इशू था वो पहले खुद सुन लिया। तो अब जनाब उस वक्त जो सीनियर मोस्ट जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे ममून रशीद साहब, वो अमीर मोहम्मद खान साहब को बुलाते हैं और बुला के उन्हें कहते हैं कि जनाब ये क्या तो अपने पास ही केस रखता है, तो जवाद हसन को क्यों नहीं देता। जवाद हसन साहब भी एक एहतसाब अदालत के जज थे।
उन्होंने कहा जनाब मैं सीनियर मोस्ट जज हूँ, मेरा ये इस्तेहकाक है मैं रखूँ अपने पास। मामून रशीद साहब ने कहा कि तू अपने लिए भी मुश्किल पैदा करेगा और मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। कुछ दिनों बाद फिर वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जज बनने वाले थे। तो बहरहाल फिर वो केस जो है शहबाज और हमजा का शायद वो जवाद हसन साहब के पास ही चल गया था, रिमांड वगैरह वाला जो केस चल रहा था। तो वो उन्होंने मामून रशीद साहब अच्छा छोटा सा मफाद लेने के लिए ये आइन और इंसाफ का जो जहाँ होता है, अब मामून रशीद साहब जो हैं वो चीफ जज रहे साल, पता नहीं कितना अर्सा, साल से भी कम, शायद साल के राउंड अबाउट। फ़ायदा क्या मिला उन्हें? अब वो कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उसमें ये कभी सुना है आपने ये ट्रिब्यूनल भी कोई है? ये आम बंदे का वास्ता नहीं पड़ता इससे, ये बड़े बड़े अदारे जो हैं उनका वास्ता पड़ता है इससे, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल से। मुसाबकती कमीशन के हवाले से जो खबरें होते हैं, फैसले, उनको चैलेंज किया जाता है या अपील की जाती है। लेकिन असूल ये है कि जब किसी जज को किसी ओहदे पर तैनात किया जाता है तो उसने जो आखिरी तनख्वाह ली होती है वहाँ से उसकी नई तनख्वाह शुरू होती है। यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पे 8-10 लाख जो तनख्वाह ले रहे थे वो कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पे अब उनकी इतनी तनख्वाह लग चुकी होगी। और फिर जो मैं कह रहा हूँ अदालतों को कैसे वो मसूद अरशद बागड़ी साहब जो जज थे इंसदाद मंशियात अदालत के, वो लेने वाले थे बेल मंजूर करने वाले थे किनकी? राना सनाउल्लाह साहब की। ऐन उस वक्त मेरे ख्याल 28 अगस्त या 27 अगस्त की बात है, उन्हें फ़ोन जाता है कि जनाब आप जज नहीं रहे, आपकी खिदमात वापस कर दी हैं हुकूमत ने, फ़रोग नसीम साहब ने आपको वापस भेज दिया है, चलो आ जाओ रोक दो। यानी वक्फा होता है, वो अंदर जाते हैं तो पता चलता है वो मैं तो जज ही नहीं है हूँ। ये ऐसे अदालतों को मैनेज करने की जो मैं है वो बात कर रहा हूँ। और फिर आपको याद होगा हनीफ अब्बासी वाला मामला, एफिडेविट केस, और ये बख्ता डाला हुआ था जनाब, पता नहीं 24-25 जुलाई को 2018 को इलेक्शन थे कि 21 जुलाई तो पहले फैसला करो, 21 जुलाई तो पहले फैसला करो। वो हल्का NA 60 से शेख रशीद के मुकाबले में उम्मीदवार थे, लेकिन वो तो फिर ऐसा हुआ कि वो वहाँ ऐसा हो गया कि उनका कोई पीछे कवरिंग कैंडिडेट ही नहीं था नून लीग का, इसलिए वो इलेक्शन वहाँ से पोस्टपोन हो गए। लेकिन वो यानी उसमें जो 8-10 दीगर मुल्ज़मान थे वो तमाम बरी, सिर्फ हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा हुई। और फिर जो ही उन्होंने बेल एप्लीकेशन दी उनकी बेल मंजूर होगी, क्योंकि मसला ये था, ये जो वो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं खुद एक निशात हूँ, एक केस मैंने कवर किया हुआ है कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे। वो जब मंजूर भट्टू साहब की असम्बली तहलील कर दी गई थी तो उन्होंने चैलेंज किया उसको, लाहौर हाई कोर्ट में चल रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने, हम समझते रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत, रोज़ाना समाअत होगी उसकी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मौसमी गर्मा की तातीलात थी तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था 2-3 माह के लिए। वो अदालतें ये फैसला दे चुकी हैं कि किसी लोअर कोर्ट को या नीचे वाली अदालत को ये हुक्म नहीं दिया जा सकता कि आप इतनी देर के अंदर अंदर इसको फैसला करें, ये तो उसके ऊपर एक दबाव, प्रेशर डालने वाली बात होती है। तो अब ये एजाज़ुल हसन साहब का अगर उन्होंने कहा है कि निगरान जज नहीं होता, कभी भी निगरान, यही बात उठाई होगी ना उन्होंने कि निगरान जज का मतलब है कि नीचे वाली अदालत को दबाव में रखा हुआ है, प्रेशराइज किया जा रहा है उसको। तो ये मेरा ख्याल है कि जो असूल हैं इंसाफ के, उनके ये मुनाफी मैं इसको समझता हूँ। अब आपके सामने मैंने देखे अमीर मोहम्मद खान साहब बेचारे, जब जहांगीर तरीन वाला केस था ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, FIA वाला, तो उस वक्त भी अमीर मोहम्मद खान साहब, अच्छा इनका जुडिशल रिमांड दिया मरियम और नवाज़ का, तो एहतसाब अदालत से उन्हें निकाल दिए, फिर उन्हें बैंकिंग क्राइम कोर्ट का जज लगा दिया कि चलो यार इतनी साइड पर बैठ रहे। उत्थे केस आ गया जहांगीर तरीन वाला, वहाँ भी वो हुकूमत की मंशा, बहुत इंडिपेंडेंटली फैसले करने वाले जज है, बल्कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जो उनके जजमेंट्स हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स के जजों के, वो कहते हैं हम समझते हैं कि उसके मुकाबल उनकी तरह के लिखी हुई जजमेंट्स इतने वो लायक और अपराइट आदमी समझ जाते हैं। मेरा ख्याल है कोई कोर्ट रिपोर्टर जो है वो ऐसा नहीं होगा जो अमीर मोहम्मद खान साहब को पसंद नहीं करता।
वजह इसकी ये नहीं है कि वो मीर मोहम्मद खान साहब उन्हें बुला के चाय पिलाते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर तो ऐसे हैं जो उन्हें मिले, वो कहते हैं हम उनकी जजमेंट्स और अदालत में उनका जो रवैया है वो देख के हम समझते हैं कि यार ये जज, ही इज़ द जज, ही इज़ दी जज। तो वो बहरहाल अमीर मोहम्मद खान साहब जब वो जहांगीर तरीन वाले केस में हुकूमत की मंशा के खिलाफ लगा के ये कुछ होने वाला, तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दिया उन्हें। ऐसे मैनेज होता है, ऐसे मैनेज किया जाता है अदालतों को। अब वो मरियम अगर कह रही हैं तो बहरहाल कोई बात होगी। अच्छा यार, वो नवाज शरीफ वाली बात जो है ना, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का झगड़ा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये होगा वो होगा। सेल वड़ाइच साहब मिलकर आए हैं नवाज शरीफ से, और सेल वड़ाइच साहब की जो तजर्बाकारी है और जो उनकी जहानत है और जो इंटरव्यू लेने का उनका एक स्टाइल है ख़ास, अंदर की खबर कैसे निकलवाते हैं, सादा सी बात करके बहुत बड़ी खबर निकालने के माहिर हैं वो। और उनकी जो गुफ्तगू हुई है वहाँ नवाज शरीफ साहब से, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में इंटरव्यूज़ वगैरह ये वो, मैंने एक व्लॉग में कहा भी था कि बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए हैं कुछ साफ़ी, तो वो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी नहीं। मैंने कहा था नहीं आएंगे वापस, उन्होंने कहा नहीं। वो कहते हैं कि अभी मैंने कोई मेरा ऑपरेशन भी होना, कोरोना का जोर कम होता है तो मैंने फिर ऑपरेशन अपना करवाना है। तो फिर बाद में सेहतयाबी के बाद मैं बड़ा अदास हूँ, पाकिस्तान से जाना चाहता हूँ। ये तो बहरहाल एक अलग बात है। दूसरा, शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात के हवाले से जनाब अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो ये सेल वड़ाइच साहब का ये कहना है कि जनाब जब निगरान शाद खान अब्बासी को बनाया गया तो उसमें शहबाज शरीफ ने इनकार किया था कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पंजाब में, वो डिस्टर्ब होंगे तो सॉरी मैं नहीं बनाना, शाद खान अब्बासी ने बना दो, ठीक है ना। अब और नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ को कहा कि तू आ जाओ ऊपर, उसने कहा नहीं मेरे पंजाब वाला मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो अब भी जो अवलिन चॉइस होगी वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे अगर नहली ख़त्म नहीं होती नवाज शरीफ की। और फिर जो अहम सवाल जिसका इंतज़ार हमें भी है, मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि जनाब अदम एतमाद भी चले हो गई, इलेक्शन भी हो गए, ये अदम एतमाद होती है तो आइंदा हुकूमत का क्या तरीक़ाकार होगा, ये सवाल ढूंढा जा रहा है। कल भी मैंने ये बात की है, तो ये एक टीवी चैनल पे उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है सेल वड़ाइच साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कई बार मेरी मुलाकात के दौरान कई मरतबा ये बात की कि जनाब चलो अदम एतमाद भी हो गई, फेयर शफाफ इलेक्शन भी हो गए, आगे क्या होगा, क्या मुख्तरा जो है वो पीछे हट जाएगी, अपने आइनी हदूद में चली जाएगी, हुकूमत को जो भी नई हुकूमत आती है उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देगी। हाँ, एक और बात जो उन्होंने शहबाज शरीफ वाले तल्लुकात वाले हवाले से मैंने बात की है, तो वो कहता है कि जनाब मेरे बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया नवाज शरीफ को, 15-20 मिनट उनकी जो 10-15 मिनट वो कहते हैं उनकी बात हुई है, और उसमें केपी और बलूचिस्तान में पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से मुख्तलिफ मामला जो है वो उन पर मुशावरत हुई। तो वो कहते हैं वो तो एक दोनों भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। नवाज शरीफ ने भी कहा है और उन्होंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है जनाब नून में से शीन निकल गई और पता नहीं 4 इधर चल गए, 4 वहाँ चल गए, 4-5 उधर चल गए। और दूसरी अहम बात बाजवा साहब की एक्सटेंशन, मैंने ये कल अर्ज़ किया था कि वो नहीं चाहते नून लीग वाले कि आइंदा आर्मी चीफ का फ़ैसला जो है वो इमरान खान करें, मैंने अर्ज़ किया था। और उससे पहले यानी नवंबर से पहले वो कराना चाहते हैं, और फरवरी मैंने कहा था कि हो सकता है फरवरी, क्योंकि रावलपिंडी से ये आवाज़ें आ रही हैं कि फरवरी आखिरी महीना हो सकता। हमारे एक दोस्त ने कहा है कि जब 2/2/22 कमेंट किया किसी ने, वैसे ही इल्म-उल-अदात के हवाले से 2 फरवरी 2022, तो चलो इसको 22/2/22 कर लें, राउंड अबाउट कर लें, इस तरह एम ही बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि जनाब सेल वड़ाइच साहब का ख्याल ये है कि ये शायद जनवरी फरवरी मार्च की बजाय उससे पहले, लेकिन गर्म उस वक्त होगा मामला जब वो नए आर्मी चीफ के तकर्रर का मामला होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि एक्सटेंशन बाजवा साहब को आप देंगे, क्योंकि 2 साल की एक्सटेंशन उन्हें मज़ीद मिल सकती है ना, 64 साल से पहले 2 साल वो और निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की
इस हवाले से ना हमने कोई गौर किया इस पर, ना हम गौर कर रहे हैं, यानी गौर करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे वगैरह हम। और दूसरी बात जो उन्होंने समझी है सीएल वड़ाई साहब ने, वो कहते हैं कि जनाब अंडरस्टैंडिंग कोई ना कोई हो चुकी हुई है, वो रात बिलवास्ता बिलावास्ता जैसे भी है कोई कहानी है नून लीग और मुख्तरा के दरमियान, कोई बात तय पा चुकी हुई है, कोई डील शील कह लें उसको, अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो भी है, कोई तहरीरी माहते थोड़ा होते हैं इसमें। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जब उन्होंने ये बात की कि एक्सटेंशन वाली बात, जनरल बाजवा को देने वाली बात, तो उन्होंने कहा कि हमने तो इस पर गौर ही नहीं किया, ना किसी ने मुझसे कोई बात की है। तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों आपने एक्सटेंशन दे दी थी? तो उन्होंने कहा जनाब एक्सटेंशन देने को मैं तो बड़ा बीमार था, तो मुझसे मेरे लीडरों ने, जो नून लीग के लीडरान हैं, उनसे मैंने कहा कि आप खुद ही देख लें मामले को। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब फ़ायदा होगा इनको, अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो उससे फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए ये की, और लेकिन साथ ही जो बात बताई ये फ़ायदे की, वो ये बात बताई है उन्होंने कि अगर हम वोट दे देते हैं तो फिर पीटीआई यानी इमरान खान और मुख्तरा के दरमियान जो बहुत गाड़ी छिन रही है और बड़ी गहरी मोहब्बतें हैं, उनमें फ़र्क आ जाएगा। वो कहते हैं कि वो फ़र्क तो नहीं पड़ा, उल्ट हो गया, वो तो काफ़ी अर्सा उनके साथ चिमटे रहे, फ़र्क तो तब पड़ा जब 6 अक्टूबर वाला मामला हुआ। ये बात किसी हद तक ठीक है कि वो जो एक सख्ती थी नून लीग पे, उसके बाद वो सख्ती उस तरह नहीं रही, और फिर जो ये समझौतों का और अंडरस्टैंडिंग्स का डोल डाला गया, ये भी उसके बाद रवैये हैं, वो तरमीम ज़रूरी है। वो कहते हैं हम समझ रहे थे, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देने से इनके दरमियान वो दरार पड़ सकती है पीटीआई, इसलिए हमने एक्सटेंशन, वो कहते हैं मेरे लीडरान नून लीग ने ये कहा, मैं तो बीमार था, मैंने कहा यार तुम खुद ही फैसला कर लो, और वो कह रहे थे कि इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन की मुखालफत ना की जाए और जो कानून बन रहा है उसके हक़ में वोट दे दिया जाए। अब देखें आगे क्या बन रहा है, क्या बनता है। फरवरी वाली बात फरवरी से आगे जा सकती है, मार्च वाली बात। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।